चलो जी, हाँ जी, बेसिक्स ऑफ मैटलैब। इसमें मैटलैब में हमें क्या क्या सीखना है? इंट्रोडक्शन है, मैटलैब एनवायरनमेंट है, मैटलैब को हम एज अ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैटलैब, एरेज एंड वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, वेक्टर्स को कर सकते हैं, मैट्रिसेस एंड इट्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस मींस, मैथमेटिक ऑपरेशन मींस डिवीजन, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद लीनियर फंक्शन सॉल्व हो सकते हैं, पॉलिनोमियल सॉल्व हो सकते हैं, इवन ग्राफ प्लॉट्स कर सकते हैं हम मैटलैब की हेल्प से। मैटलैब क्या है? बेसिकली एक प्रोग्राम है फॉर डूइंग न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस करते हैं। और मैटलैब का जो नाम है, इनिशियली मैटलैब को मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए यूज करते थे, इसीलिए इसका नाम मैटलैब रखा गया है। नाम इसका मैट, MAT जो मैट है ये मैट्रिक्स से लिया गया है, लैब मीन्स लेबोरेटरी, मैट्रिक्स लेबोरेटरी से इसको बनाया गया है मैटलैब। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि मैटलैब के थ्रू हम क्या क्या फंक्शंस, कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग हो सकती है, ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, 2D 3D ग्राफिक्स एनिमेशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब आ जाता है मैटलैब एनवायरनमेंट। मैटलैब एनवायरनमेंट में जब भी आप सपोज करो आप ओरिजिनल वर्जन जो मैटलैब का वो अपने पीसी पे इंस्टॉल करते हो या अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हो, तो आपको इस तरह से दिखेगा कुछ। जो राइट हैंड साइड पे आपके पास है इसे हम बोल देते हैं, जो रेड लाइनिंग आपको दिख रही है इसके इनसाइड जो है इसे हम बोल देते हैं वर्क। ये हमारी होती है वर्क स्पेस, जिसमें हम सारा जितना भी हमारा काम होता है इसमें हम सारा कुछ करते हैं। एक तरह से हमारी कमांड विंडो है। लेफ्ट पे जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं, इसमें जितने भी हम अपने वर्क स्पेस में कोई वेरिएबल यूज करेंगे उसमें वो वेरिएबल्स रहते हैं। और जो ग्रीन है इसमें हमारी पूरी हिस्ट्री रहती है कि हमारे पास हिस्ट्री में हमने क्या क्या वेरिएबल्स किए, हमने कौन कौन से ऑपरेशंस लगाए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो स्क्रीन वाली में हिस्ट्री में रहता है। अच्छा, इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही रख सकते हैं, इसको लेफ्ट पे रख लो राइट पे रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स ड्रैग करके अपने हिसाब से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको राइट साइड पे दो एरोज दिख रहे होंगे। जो भी कमांड होती है मैटलैब की वो इन दोनों एरोज के बाद लिखी जाती है। ठीक है। जैसे सपोज करो आपने मैटलैब में लिखना है a इज इक्वल टू 1, एग्जाम्पल दी हुई है। तो जब आप a इज इक्वल टू 1 लिखते हो तो मैटलैब में ये कैसे रिप्रेजेंट करता है? a इज इक्वल टू 1 थोड़ा नीचे की साइड आता है। b इज इक्वल टू 2 लिखा आपने, जब एंटर करोगे तो आपके पास b इज इक्वल टू 2 थोड़ा नीचे आएगा। सपोज को यू आर डिफाइनिंग अनदर c इज इक्वल टू a प्लस बी, जब आप एंटर करोगे तो वो ऊपर वाले वेरिएबल खुद ही उठा लेगा a और b और आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। सपोज यू वांट टू फाइंड कॉस ऑफ a, मींस हमने कैसे डिफाइन किया है? d इज इक्वल टू कॉस ऑफ a, तो उसने डायरेक्ट a मींस 1, कॉस ऑफ 1 की वैल्यू निकाल के आपको दे देनी है डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे तो हमने डिफाइन किया था d इज इक्वल टू कॉस a। ठीक है। अगर मैं सिंपली लिख दूं कॉस a, जैसे हमने नेक्स्ट में लिखा हुआ है साइन a, मींस हमने उसको कोई कोई नाम नहीं दिया है साइन ए को, तो वो डायरेक्ट जो आंसर देगा वो ANS करके देते हैं, मींस ANS मींस आंसर को लिख रहा है वो। मल्टीप्लीकेशन के लिए जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है आप स्टार यूज करते हो, मींस E इज इक्वल टू A स्टार B, इस तरह से आप यूज करते हो इनको। अच्छा, अगर आप सेमी कॉलन डाल देते हो ना, जैसे A स्टार B के बाद सेमी कॉलन दिया हुआ है, सेमी कॉलन का मतलब होता है वो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे आउटपुट नहीं देगा, वो जब देगा जब आपको चाहिए होगी तब दे देगा, बट डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे आउटपुट नहीं आती है सेमीकोलन में। अब ये देखो, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कमांड विंडो अब लेफ्ट पे चली गई है वर्क स्पेस और कमांड हिस्ट्री आपकी राइट पे चली गई है। वो हमारी मर्जी है, हम किसी भी तरह इसको ड्रैग कर सकते हैं, हम चाहे तो फुल स्क्रीन पे सिर्फ कमांड विंडो भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, वो ड्रैग कर सकते हैं उसे। जैसे अब देखो कैसे दिखता है, ऐसे दो एरो आएंगे कमांड विंडो पे, a इज इक्वल टू 1 एंटर करोगे तो ऐसे दिखेगा, b इज इक्वल टू 2 इस हिसाब से आएगा, फिर c इज इक्वल टू a प्लस बी किया आपने तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली d की वैल्यू आ गई, साइन a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब मैंने लिखा है e इज इक्वल टू a स्टार b, उसके बाद सेमी कोलन डाल दिया। सेमी कोलन का मतलब है अब मुझे डायरेक्ट रिजल्ट नेक्स्ट स्टेप में नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि मैं इसके बाद कुछ और अगर लगाना चाहती हूँ तो मैं लगा के एंड में उनको इकट्ठा कर सकती हूँ कि ई इंटू, अगर मैंने सपोज करो नेक्स्ट में मैं लिख दूँ
कोई अनदर वेरिएबल ले लूं, f इज इक्वल टू ई प्लस डी, राइट। तो अब वो जब मैं एंटर करूंगी, अगर मैं सेमीकोलन नहीं डालती तो वो डायरेक्ट ई की वैल्यू मींस ए स्टार बी को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वहीं से रिजल्ट ले लेगा, आउटपुट शो नहीं करेगा पर वो खुद उसको यूज कर लेगा वहां से डायरेक्टली, राइट। ऑपरेशंस हैं जैसे हम न्यूमेरिकली हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, एडिशन वाला सिंबल सेम है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज राइट डिवीजन एंड लेफ्ट डिवीजन। राइट डिवीजन में हम 5 डिवाइडेड बाय 3 लिखते हैं, लेफ्ट डिवीजन अगर लिखते हैं 5 बाय 3 लिखते हैं, इसका मतलब होता है 3 डिवाइड्स 5। लेफ्ट डिवीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी एक्सपोनेंट है मीन्स अगर आपने पावर में लिखना है तो आपने जो हमारे कीबोर्ड पे सिंबल रहता है ये आपने एक्सपोनेंट का ये सिंबल यूज करना है, मीन्स 5 क्यूब इसका मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब भी आपने पावर में कोई नंबर लिखना है मैथलैब में तो आप ये एक्सपोनेंट वाला साइन यूज करते हो, राइट। एनी प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर है कि हम किस हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं जब भी कोई कैलकुलेशन होती है मैथलैब में, तो हमने कैसे उसको देनी है प्रेफरेंस। सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होती है, पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद एक्सपोनेंशियल सॉल्व होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सॉल्व होते हैं, और नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज होते हैं। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगी फिर डिवीजन, सिमिलरली इस पैटर्न के थ्रू मैथलैब में कैलकुलेशन होती है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट, एक्सपोनेंट मींस पावर, multiplication and division, and at the end addition and subtraction. For example, next is left hand side पे देखो एरो के बाद लिखा हुआ है 7 + 8/2। इसका मतलब है इसमें अब क्या होगा, डिवीजन पहले होगी मींस 8/2 जो है वो पहले होगा एंड आंसर विल बी 4, और जो आंसर आएगा उसमें वो 7 को ऐड करेगा और आपको 11 डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, मींस आपको एक एक स्टेप नहीं करके देगा, वो डायरेक्ट आंसर देगा, बट होता कैसे आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली सेकंड में हमने 7 + 8 को ब्रैकेट में रखा है, डिवाइडेड बाय 2 बाद में किया है, तो इसमें एडिशन पहले रहेगी क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है पैरेंथेसिस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद डिवीजन होगी। नेक्स्ट सेम है, अगर हमारे पास है 4 + 5/3 + 2, तो इसमें सबसे पहले जो है क्या एग्जीक्यूट होगा, 5/3 जो है वो पहले सॉल्व होगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 4 और 2 को ऐड कर देंगे, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज 5^3/2। इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले 5 क्यूब को सॉल्व करेंगे मींस 125, जो भी आंसर आ रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स भी सेम ही है, एक बार देख लो आप। 27^1/3 पहले ये सॉल्व होएगा और 32^0.2 ये सॉल्व होगा, जो भी आंसर आएंगे दोनों को ऐड कर देते हैं एंड द आंसर विल बी 5। क्लियर, ये हमें डायरेक्ट बता देता है रिजल्ट। ये कुछ फॉर्मेट्स हैं कि हम कैसे लिखते हैं, जैसे सपोज करो जैसे हम पीसी में करते हैं ना कि अगर सपोज करो हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, 1 चाहिए, 0 चाहिए, कितने डिजिट्स चाहिए हम फिक्स कर देते हैं नंबर एंड वैल्यूज में। सेम इसमें है, आपको अगर 4 डिजिट्स चाहिए, 3 चाहिए, 15 चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम उनको सेव कर सकते हैं। ये कमांड दी हुई है फॉर्मेट शॉर्ट ई, फॉर्मेट लॉन्ग ई, तो इस हिसाब से हम अपने डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट्स चाहिए हम वो सारी कैलकुलेशन वो सेटिंग उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ये कुछ एब्रीविएशंस हैं कि जब भी आप मैथलैब सॉल्व करोगे मैथलैब के थ्रू, जैसे सपोज आपने 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे लिखते हैं, SQRT ब्रैकेट। ब्रैकेट का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी ब्रैकेट ओपन करोगे उसे क्लोज जरूर करना है और हर वेरिएबल के आगे ब्रैकेट जरूर लगाना है। तो अगर आपने सपोज करो 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट में 4 डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर एंड यू विल गेट योर आंसर दैट इज 2। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालना है, e⁻³ निकालना है तो exp लिख के ब्रैकेट में 3 लिख दोगे। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो आप abs लिखते हो। नेचुरल लॉग निकालना है, नेचुरल लॉग मीन्स जिसका बेस e होता है, और नॉर्मल जो हमारा सिंपल वाला लॉग होता है उसका बेस 10 रहता है। तो अगर आप स्मॉल log लिखते हो दैट मीन्स आप log टू द बेस e निकाल रहे हो, अगर log 10 लिखते हो दैट मीन्स आप सिंपल अपना log निकाल रहे हो।
उसके बाद जिसका भी निकालना है 4 6 2 आप उसके बाद वो नंबर डाल देते हो। फैक्टोरियल 5 निकालना है, 6 का निकालना है, 120 का निकालना है, जिसका भी निकालना है फैक्टोरियल लिख के ब्रैकेट में वो नंबर डाल दीजिए, आपके पास फैक्टोरियल आ जाता है। मीन्स आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे सपोज करो कोई एक्सटर्नल वाईवे में आपको पूछ ले कि कैसे निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों का कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हम जो आपका मैटलैब है इसे हम एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। एज अ कैलकुलेटर का मतलब है कि हम कोई भी फंक्शन अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम इसे, जैसे हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं एंगल्स की वैल्यू, हम मैटलैब के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, इनवर्स, तो कैसे लिखना है ये लिखा हुआ है आपके पास। हाइपरबोलिक को कैसे लिखना है, इनवर्स हाइपरबोलिक को कैसे लिखते हैं, साइन एंड विद डिग्री इनपुट कैसे लिखते हैं, इनवर्स साइन को कैसे लिखते हैं जिसकी डिग्री इनपुट हो। तो आपको ये चीजें याद रखनी होंगी, तभी आप मैटलैब के थ्रू कुछ सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक एग्जांपल ली हुई है, वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट इज, अब आइडेंटिटी क्या है ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर x बाय 2 सेंटर में इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू tan x, नेक्स्ट इज प्लस sin x बाय 2 tan x। हमने बताना है कि x इज इक्वल टू पाई बाय 5 पे ये इनइक्वालिटी जो है ये इक्वल है या नहीं है, हमने चेक करना है ये चीज। तो सबसे पहले तो जो भी आपकी x की वैल्यू है दैट इज पाई बाय 5, तो पाई बाय 5 को आप कैसे लिखते हो, आप कैसे लिखोगे अपनी कमांड विंडो में, कमांड विंडो में जब भी दो एरोज आएंगे उसके बाद x इज इक्वल टू पाई को आप पी आई करके लिखते हैं, सिंबल्स में नहीं जाना, आपने डायरेक्ट लिखना है पी आई बाय 5, राइट। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, लिखने का वे क्या है आपका, आप लिखोगे हमारे पास था कोस स्क्वायर x बाय 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, कैसे लिखेंगे, कॉस ब्रैकेट स्टार्ट x बाय 2 ब्रैकेट क्लोज एक्सपोनेंट 2, ये आपकी बन गई लेफ्ट हैंड साइड, राइट। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिख के इज इक्वल टू ये डालोगे, आप इक्वल टू एंटर करोगे, आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट वो x की जगह वो पाई बाय 5 पुट करके आपको रिजल्ट दे देगा। मीन सिर्फ आपका काम है आपको लिखना ढंग से है, अगर अच्छे से लिख सकते हो तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, बाकी काम आपका नहीं है। सिमिलरली राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में देखो दो टर्म्स हैं, एक न्यूमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो आपने इनको ब्रैकेट्स में रखना होता है, न्यूमिनेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग, राइट। तो इसीलिए जब आप 10 लिख रहे हो तो पहले न्यूमिनेटर वाली ब्रैकेट स्टार्ट होती है, ब्रैकेट 10। अब नेक्स्ट आपने वेरिएबल लिखना है तो फिर एक ब्रैकेट डालोगे x और जो ब्रैकेट लगाई है उसको क्लोज करोगे, प्लस साइन, फिर नेक्स्ट वेरिएबल आपके पास फिर से आ रहा है एक x आ रहा है, आपने फिर ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट क्लोज की। उसके बाद जो आपने इनिशियली न्यूमिनेटर के लिए ब्रैकेट स्टार्ट की थी उसे क्लोज करोगे। अगर ये ब्रैकेट क्लोज नहीं करोगे तो आपको मैटलैब में एरर शो होगी। उसके बाद डिवाइडेड बाय, फिर न्यूमिनेटर है फिर से ब्रैकेट लगाओगे, 2 मल्टीप्लीकेशन है तो स्टार लगाओगे, नेक्स्ट 10 लिखोगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे x के लिए, वो x वाली ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर डिनोमिनेटर वाली ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर दबा के आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, राइट। एनी प्रॉब्लम, पता चल गया ना, बस ये चीजें ध्यान रखनी है तो कि आपने कैसे कैसे लिखना है। जैसे ना अगर जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल है मैं आपको इंस्टॉल करना बता दूंगी कैसे इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर। मैटलैब एक्चुअली अगर डायरेक्ट आप इसका ओरिजिनल वर्जन देखोगे थोड़ी कॉस्टली रहती है, तो हम इसका हमारे पास एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है जो कि बिल्कुल मैटलैब की तरह ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे ऑपरेशन सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा सिंटेक्स का रहता है, सिंटेक्स थोड़ा अलग होता है उसका, बट सेम वही हमारा पूरा का पूरा मैटलैब का काम करता है, वो ऑक्टेव है उसका नाम। तो मैं आपको इंस्टॉल करना बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे इंस्टॉल करना है, आप लोग जिनके पास भी अवेलेबल है बाकियों को भी मैसेज कन्वे कर देना, लैपटॉप लेके बैठना, हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप ऐसे छोटी छोटी आइडेंटिटीज लेके ना खुद सॉल्व करना, जैसे कभी 2+4 करके देख लिया, माइनस करके देख लिया, प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल के देख लिया, किसी की कॉस वैल्यू निकाली, ताकि आपका थोड़ा हाथ साफ हो जाए कैसे सॉल्व करते हैं। बस लिखने का वे है, थोड़ी सी आपने कमांड्स याद रखनी है। सिमिलरली नेक्स्ट है सेकंड मेथड है, इसमें हमने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, कहता y इज इक्वल टू एन x,
स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6 bracket 3 plus x raised to power 2. Keeping in mind the MATLAB operations hierarchy, take x is equal to 5. x is equal to 5 लेना है. फर्स्ट सोल्यूशन छोड़ दो, हम सेकंड वाला सोल्यूशन ही करेंगे क्योंकि एक ही लाइन लिखनी है आपको. कमांड विंडो में 2 एरोस पड़े होंगे, आपने क्या टाइप करना है उधर जाके, y is equal to. अब स्क्वायर रूट है, मैंने आपको पहले एक दिखाई थी स्लाइड, उसमें हमने स्क्वायर रूट को लिखा था SQRT, राइट. तो हम लिखेंगे SQRT, दैट मीन स्क्वायर रूट किसका, ब्रैकेट स्टार्ट, किस चीज का स्क्वायर रूट है 8 प्लस, अब नेक्स्ट वैल्यू आ गई 6, स्टार है, स्टार क्यों लगाया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए. फिर ब्रैकेट लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास एक प्लस भी है, एक रेज टू पावर भी है. तो एक प्लस के लिए रहेगा, 3 प्लस एक्स के लिए रखेंगे ब्रैकेट, वो क्लोज हो जाएगी. उसके बाद रेज टू पावर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी. उसके बाद आपको एंड में 3 ब्रैकेट्स दिख रही होंगी. जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है आपकी, वो है जो 3 के आगे हमने जो 6 स्टार लिखा था, वो मल्टीप्लीकेशन वाली थी, जो वो क्लोज की है, राइट. एक्सपोनेंट वाली क्लोज की है, और स्टार्टिंग में जो 8 के आगे डाली थी वो वाली क्लोज की है. तो 3 ब्रैकेट्स, एक 8 के आगे है, एक 6 के आगे है, एक हमारी 3 के जो आगे है उससे नेक्स्ट जो है, इन तीनों ब्रैकेट्स को हमने क्लोज किया है. तो हमने 3 बार ब्रैकेट डाली हुई है, एंटर करोगे यू विल गेट योर रिजल्ट. यहाँ तक हमने किया था. बाकी मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ. एरेज को ARRA के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम लिख रहे हैं, ग्रीन में रिप्रेजेंटेड है आपको एरे 3,2, दैट मीन्स थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली होती हैं, कॉलम्स आपके वर्टिकल रहते हैं. तो थर्ड रो सेकंड कॉलम हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आपने निकालना हो कि हाँ जी आपके पास, आपने सपोज मैट्रिक्स लिख ली, वो भी मैं बताऊंगी मैट्रिक्स कैसे लिखनी है मैटलैब में. तो आपने क्या करना है, एरे ARR ब्रैकेट में कौन सा रो कौन सा कॉलम का नंबर चाहिए आपको, वो दबाओगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है. क्लियर है. अब सेम वही चीज है, इसमें बताया हुआ है, रो एंड कॉलम इंडिसेस ऑफ एनी ऑफ एन एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 1. एरेज जो हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस के थ्रू, ये आप लोगों ने सब पढ़े हुए हैं. एरेज में एक रो एक कॉलम भी हो सकती है, एक रो के साथ n कॉलम्स भी हो सकते हैं, 1 कॉलम एंड n रोज भी हो सकती हैं. जैसे रोज एंड कॉलम मैट्रिसेस में होते हैं ना, हो सकता है किसी में 2 रोज हो 3 कॉलम हो, किसी में एक रो हो और कॉलम 4 हो, किसी भी तरह से हमारे पास हो सकता है, या फिर कॉलम 4 हो रो 1 हो. तो किसी भी तरह के हमारे पास वेक्टर्स हों, हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और एरेज जो हैं मोर देन 1 डायमेंशंस भी हो सकते हैं. अच्छा, एक होता है साइज. साइज का पता होना चाहिए आपको. जैसे सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं सपोज करो. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द साइज ऑफ मैट्रिसेस, इस मैट्रिक्स का साइज कितना है, हैविंग 3 rows and 2 columns, anybody? Yes, no, 6. Size is given by number of rows into number of columns. देखो साइज लिखा हुआ है रेड में. Size of an array is specified by a number of rows and number of columns with the number of rows mentioned first. For example, अगर m क्रॉस n लिखा हुआ है तो फर्स्ट जो है वो आपको नंबर ऑफ रोज इंडिकेट करता है जो n है, और जो m है वो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स को स्पेसिफाई करता है, राइट. और टोटल नंबर ऑफ रोज एंड जो कॉलम्स होते हैं, इट इज द प्रोडक्ट. कितने एलिमेंट्स है उसमें वो प्रोडक्ट हो जाता है, उन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं हम, हमारे पास साइज आ जाता है, राइट. अब ये थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं. जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, a इज इक्वल टू 15 है. a इज इक्वल टू 15 मीन्स आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 एरे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है. b में हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4 है. अब अगर मैंने इसको एरेस की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, एक रो है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली हमारे पास 4 कॉलम्स बनते हैं, तो कैसे लिखते हैं, 1 into 4 एरे इज इक्वल टू, अगर एलिमेंट्स पूछे तो 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, राइट.
नेक्स्ट हमें सी दिया हुआ है, सी में कितने कौन कौन से एलिमेंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट डाली हुई है 1 3 5 1 3 5 हॉरिजॉन्टली हमारे पास 3 रोज आ गई, बट कॉलम हमारे पास एक ही है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 into 1 एरे मीन्स 3 एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। सिमिलरली डी है, डी में 3 रोज हैं 2 कॉलम्स है, तो रिप्रेजेंट करते हैं 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और वी कैन से इट हैज 6 एलिमेंट्स। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखो, अगर आपसे कोई पूछता है डी ऑफ 2 1, डी ऑफ 2 1 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपको पूछा जाए कितना है। अब देखो डी में सेकेंड रो 3 और 4 है इसमें, और फर्स्ट कॉलम मीन्स 3। आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना हम कोई भी एलिमेंट को। समझ आई ना कैसे देखना है ये। डी ऑफ 2 1 है, 2 मीन्स सेकेंड रो देखनी है आपने, और सेकेंड रो में कॉलम कौन सा देखना है, फर्स्ट कॉलम देखना है। तो डी ऑफ 2 1 कितना आ गया 3। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ डी ऑफ 3 2, yes tell me, yes third row second column, and the answer will be yes 3 2। d of 3 2 कितना आएगा, कितना लिखा हुआ है 6। ध्यान से देखो, देखो थर्ड रो में 2 एलिमेंट है 5 और 6, क्योंकि हम सेकेंड कॉलम ले रहे हैं तो 6 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर, ओके। ये कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं मैटलैब में। प्री डिफाइंड मीन्स जो हमें मैटलैब में देखने को मिलेंगे वो इनबिल्ट ही होते हैं हमारे पास। जैसे कि सपोज आपके पास आंसर है मींस लास्ट एक्सप्रेशन, उसको वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, यस ओके मनोज, ओके। सो ये जो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं ये कौन कौन से हैं, हमारे पास है वैल्यू ऑफ लास्ट एक्सप्रेशन मींस आंसर को हम ANS की फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स अगर आपने देखना हो तो हम EPS ऐसे लिखा जाता है, और जो आयोटा होता है मींस अंडर रूट ऑफ -1 उसको I करके लिखते हैं हम, इन्फिनिटी को INF लिखते हैं, आई जे तो सेम ही है, जैसे आई होता है ऐसे ही हम जे यूज कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है जैसे हम AIJ लिखते हैं मैट्रिसेस के लिए, एलिमेंट्स के लिए। NaN मीन्स नॉट अ नंबर, PI मीन्स पाई को ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो पाई PI लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट कुछ कमांड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे सपोज करो हमने देखना है लिस्ट नॉन वेरिएबल्स की, हमारे पास कितने नॉन वेरिएबल्स हैं, आप क्या टाइप करोगे WHO टाइप करोगे, एंटर डालोगे, आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी वेरिएबल्स की। अगर आप लिखते हो WHO के बाद ऐसे लगा देते हो दैट मीन्स लिस्ट ऑफ नॉन वेरिएबल प्लस देयर साइज, उसके साइज भी आ जाएंगे किस वेरिएबल का कितना साइज है। हेल्प के लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ही दबाते हो। अच्छा, अगर हम टाइप करें क्लियर CLEAR, क्लियर मीन्स क्लियर ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम द वर्क स्पेस, तो आपके वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बट सपोज करो आप सारे वेरिएबल्स क्लियर नहीं करना चाहते, यू वांट टू क्लियर ओनली 1 or 2 वेरिएबल्स, सपोज यू वांट टू क्लियर x and y फ्रॉम योर वर्क स्पेस, यू विल से, कैसे लिखोगे आप उसमें, यू विल राइट डाउन क्लियर XY, क्लियर लिख के XY, तो सिर्फ x और y वेरिएबल ही क्लियर होंगे। अगर सिंपली क्लियर लिख दिया तो सारे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अगर XY लिख रही हो तो सिर्फ XY क्लियर होंगे, बाकी रहेंगे। अच्छा, अगर आपने CLC लिख दिया, CLC लिख के एंटर मारा तो आपकी कमांड विंडो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको सपोज करो आपने कोई कैलकुलेशंस की, आपकी कमांड विंडो भर गई, अब आपको नेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम CLC टाइप करते हैं और हमारी पूरी की पूरी कमांड विंडो जो है वो क्लियर हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट ये डिफाइंड है कि हम कैसे वेरिएबल लिखते हैं, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं, x = 3 को कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट कुछ वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स जो हैं वो ये भी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स
expressed as one dimensional array. One dimensional array हो सकता है, vector can be n cross 1 और 1 cross n. What do you mean by n cross 1 vector? अगर मैं कहूँ n cross 1 vector है, that means vector में n rows हैं और 1 column. If you are saying 1 cross n means 1 row n columns, right? अब next, columns are separated by commas और स्पेस. जब भी आपने कोई मैट्रिक्स लिखनी है मैटलैब में, तो अगर तो आपको कॉलम में लिखना है तो कॉलम के लिए या तो आप स्पेस दे दीजिए या फिर सेंटर में कोमास डाल दीजिए. जैसे सपोज करो आपने लिखा है, आपने एक कॉलम लिखना है 1 2 3 का, तो आप मैटलैब में कैसे लिखते हो, x इज इक्वल टू आपकी स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 और 1 स्पेस 2 स्पेस 3 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे, आपके पास कॉलम मैट्रिक्स अपने आप बन जाएगी. बट अगर आपको सपोज रो लिखनी है तो हम सेमी कोलन्स डालते हैं, 1 सेमी कोलन 2 सेमी कोलन 3, एंटर करोगे, आपके पास एक रो मैट्रिक्स बन जाएगी. क्लियर है? अब हम क्रिएट करते हैं इनको. हाँ जी, फर्स्टली क्रिएटिंग अ रो वेक्टर. रो वेक्टर को क्रिएट करना है, वही चीज है जो पहले उसने लिखी थी, उसको मैटलैब में लिख के बता रहा है. जैसे सपोज करो आपने लिखना है, आपने लिखा वेरिएबल नेम इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट डाली n1 n2 n3. ठीक है, इसने यहाँ पे दिया नहीं है, बट ये जो है कॉमास इसने डाले हुए हैं, तो ये आपके पास एक कॉलम वेक्टर बन जाता है. जैसे राइट हैंड साइड पे हमारे पास उसने दिया हुआ है ईयर इज इक्वल टू 1984 86 88, सेंटर में उसने सेमीकोलंस डाले हुए हैं. सेमीकोलंस मींस जब वो एंटर करेगा तो हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगी. मींस कॉमर्स जो है, सेमीकोलन जो है वो वेक्टर्स हमारे डिस्प्ले कर देगा कॉलम्स में, राइट. ये आगे चल के और आ जाएगा, इसको और एक्सप्लेन करेंगे मैट्रिसेस को भी हम. कांस्टेंट स्पेसिंग वेक्टर. कांस्टेंट स्पेसिंग वेक्टर मींस आप सपोज करो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपने कितने कितने स्टेप्स लेने हैं, स्टेप साइज कितना लेना है, वो कैसे इंडिकेट करते हैं हम. टू क्रिएट अ वेक्टर विद स्पेसिफाइड कांस्टेंट स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, कैसे लिखते हैं, m रेशो वाला साइन है, q रेशो n. m जो है इसमें ये आपका फर्स्ट नंबर रहता है, n जो है वो आपका लास्ट नंबर रहता है, एंड q जो है वो डिफरेंस होता है बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर. मीन सपोज करो उसने नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है v इज इक्वल टू m रेशो q रेशो n है. इसका मतलब है हमने m से लेके n तक जाना है और हर एक स्टेप में हमने q जो है वो हमारा स्टेप साइज है, हमने q को ऐड करते जाना है एक तरह से. जैसे हम m लिखा सबसे पहले, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, m प्लस क्यू, नेक्स्ट m प्लस क्यू मीन्स q ऐड करते जाएंगे, एक एक स्टेप क्यू का ऐड करते जाएंगे और एट द एंड हम n तक पहुंच जाएंगे. राइट हैंड साइड पे आप एग्जांपल देखो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. x इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 13, यानी का मतलब है हमने 1 से लेके 13 तक जाना है. 1 हमारा इनिशियल नंबर है, 13 इज द लास्ट नंबर, और स्टेप साइज हमने लेना है 2 का, तो 2 का स्टेप साइज लेके हम आगे बढ़ेंगे. कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जैसे आपने ऐसे लिखना है 1 प्लस 2 मीन्स 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11 प्लस 2 करेंगे 13. क्लियर. अब नेक्स्ट है 1.5 रेशो 0.1 रेशो 2.1 मीन्स 1.5 to 2.1 जाना है, टेकिंग द स्टेप साइज ऑफ 0.1. बस आपने 0.1 ऐड करते जाना है, यू विल गेट योर फाइनल वैल्यू दैट इज 2.1, राइट. ओके, नेक्स्ट है फिक्स्ड लेंथ vector. Fixed length vectors means to create a vector with specified number of terms between first and last term we use. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे पिछले वाले में हमने जो लिखा था, ये जो लास्ट हमने एक्सप्लेन किया है, इसमें हम लिखते थे फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, सेंटर में हम अपना स्टेप साइज दे देते थे. बट कई बार क्या होता है वो स्टेप साइज नहीं देता, वो नंबर ऑफ स्टेप्स दे देता है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है और 5 स्टेप्स में जाना है या 6 स्टेप्स में जाना है. तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी राइट इट एज v इज इक्वल टू लिनस्पेस ब्रैकेट xi कोमा xf कोमा n. इसमें जो xi है दैट विल बी योर फर्स्ट नंबर, xf जो है वो आपका लास्ट नंबर रहता है,
and the last one n is the number of terms. Don't get confused. पिछले वाले में फर्स्ट पे फर्स्ट नंबर था, लास्ट में लास्ट था और सेंटर में स्टेप साइज था. लिनस्पेस में जिसमें हमें लेंथ नहीं दी जाती, हमें नंबर ऑफ स्टेप्स दिए जाते हैं, उसमें फर्स्ट नंबर डालते हैं, कोमा डाल के लास्ट नंबर, कोमा डाल के नंबर ऑफ स्टेप्स. फॉर एग्जांपल लिनस्पेस 0,8,6 मींस आपने 0 से लेके 8 तक जाना है और आपने 6 स्टेप्स लेने हैं. ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, एक तरह से 0 आपकी इनिशियल वैल्यू है एंड 8 इज योर फाइनल वैल्यू, राइट. तो हमने 0 से लेके 8 तक मूव करना है और 6 स्टेप्स में करना है. 6 स्टेप्स का मतलब है 0 तो फिक्स है आपकी, तो हमने आगे कितनी वैल्यू चाहिए हमें, 1 2 3 4 5, लास्ट वन है, तो हम क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी हमारे पास है 0. तो जब आप करोगे आपके पास आंसर आएगा 1.6. आपने 1.6 का स्टेप साइज लेना है और एट द एंड आपके पास 8 बचेगा. अगर आप काउंट करते हो नंबर ऑफ टर्म्स को, आपके पास 6 टर्म्स है, 0, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4 एंड देन 8. क्लियर है? अब एक नोट है, ध्यान से समझना, m/q/n लेट्स यू डायरेक्टली स्पेसिफाई स्पेसिंग. ये आपको डायरेक्टली स्पेसिंग बता रहा है, स्टेप साइज बता रहा है, बट लिनस्पेस लेट्स यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टर्म्स. लिनस्पेस आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, बट अगर सिंपली लिखा हो रेशो में तो आपको स्पेसिफाई क्या होता है, आपको स्पेसिंग मींस स्टेप साइज आपको स्पेसिफाई हो जाता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी.